हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12वीं फिजिक्स में आज आपका चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और उस पर जो प्रश्न आपको आज अपन बात करेंगे वो प्रश्न है बायो-सेवर्ट नियम लिखिए और इसके आधार पर 1 एम्पियर धारा को परिभाषित कीजिए। बच्चों, ये बिल्कुल स्टार्टिंग क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट है धारा का चुंबकीय प्रभाव का। इसकी अगर अवधारणा की बात करें कि इसका औचित्य क्या है या इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ है, उस पर थोड़ा सा आपको इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जब हम धारा विद्युत पढ़कर यहाँ आते हैं तो धारा विद्युत में बहुत ही ये चर्चा नहीं होती है कि कैसे जो है किसी चालक पर धारा प्रवाहित होती है तो उसका जो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है उसको भी हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा देखिए, जब वैज्ञानिकों की बात आती है तब भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो उस पर अपन जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा तराश लेते हैं, है ना। उसका अर्थ ये है कि बायो-सेवर्ट का मतलब क्या है। हुआ ये बच्चों कि ऑस्ट्रिक ने जब इलेक्ट्रिसिटी का एनालिसिस किया अपने प्रयोग के द्वारा, तो उसने कहा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, उस बात को तमाम मतलब ये 19वीं शताब्दी की शुरुआत थी, तो फिर मतलब इस पर ये चर्चा होती रही कि आखिर जो ये कॉन्सेप्ट है चुंबकीय क्षेत्र, उसका भी भाई मापन होना चाहिए। तब इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के बायो और शेवर्ट ने ये मिलकर इसके मापन संबंधी जो एक अवधारणा विकसित की। तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये बात सही है कि जब भी किसी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसको नामित किया उन्होंने कि अच्छा ये धारावाही चालक है, तो उसके चारों ओर जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और वो कितना होता है या इस चुंबकीय क्षेत्र को हम कैसे मेजर करते हैं उसके लिए उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन कर दिया और इन्हीं के नाम पर ये जो नियम है वो कहलाता है बायो-सेवर्ट का नियम। यानी जब आपका प्रश्न डायरेक्ट भी हो तो आपको एक लाइन बताना चाहिए, जैसे प्रश्न आया कि बायो-सेवर्ट नियम क्या है, तो आपको बताना चाहिए कि बायो-सेवर्ट ने ये बताया कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का एक अपना अस्तित्व होता है और ये चुंबकीय क्षेत्र का जो मापन है हम इस आधार पर करते हैं और इसके लिए जो इन्होंने नियम दिया बायो और सेवर्ट ने मिलकर, उसको बायो-सेवर्ट का नियम कहा जाता है। राइट, तो इस तरह से ये बायो-सेवर्ट नियम की जो कॉन्सेप्टिव जो इनिशिएशन है इस पर भी आपको जानना चाहिए। हम बायो-सेवर्ट नियम की व्याख्या करेंगे ही, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन इसके आगे पीछे जो चीजें होती हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए ताकि आपको ये पता चले कि अच्छा इसका जो ये बेसिक क्वेश्चन है, मतलब 4 अंक हासिल करने के लिए उसके आगे पीछे भी हमको तमाम छोटी छोटी चीजें देखने की क्यों जरूरत है, तो आपको पता चलेगा। और फिर मैं एक बात कहूंगा कि अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लगातार फिजिक्स देखते रहिए द्विवेदी फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। आइए बात करते हैं बायो-सेवर्ट नियम की, इस प्रश्न के उत्तर की अपन बात करते हैं कैसे ये उत्तर हमें लिखना चाहिए। प्रश्न आया बायो-सेवर्ट नियम क्या है। एक और दूसरा तरीका आता है बायो-सेवर्ट नियम समझाइए और इसके आधार पर 1 एम्पियर धारा को परिभाषित कीजिए। ऐसा भी प्रश्न आता है, दोनों प्रश्नों का उत्तर हम क्रमशः आसानी से हल कर सकते हैं। बायो-सेवर्ट ने यह बताया कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर अस्तित्व में आए चुंबकीय क्षेत्र का मापन इस तरह से होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है उसको पहले हम चित्र में आपको दिखा देते हैं। ये चित्र है, एक ये चालक आपको हमने दिखाने का प्रयास किया है एक्स वाई। ये मान लीजिए एक निश्चित लंबाई का चालक है, आप कोई भी लंबाई एल लंबाई मान सकते हो क्योंकि लेंथ इज ए एक्सप्रेशन ऑफ द लेंथ। तो एल लंबाई का कोई एक चालक है
अब उसमें आपने करंट फ्लो कर दी, ये आपने कहा कि धारा, तो अब ये चालक क्या कहला गया? धारावाही चालक कहला गया। ऑस्टिक ने जो बताया कि कोई धारावाही चालक है तो उसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मापन आप किसी पॉइंट पर कर सकते हो, यहां कर सकते हो, यहां कर सकते हो, यहां कर सकते हो। मैंने भी यही बताने का प्रयास किया है कि ये एक पॉइंट भी हमने ले लिया जो चालक के ये जो एक पॉइंट आपने यहां लिया कि इस चालक के बिंदु से एक निश्चित दूरी पर r दूरी पर वो पॉइंट हमने लिया। तो यहां पर हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। देखिए इसमें 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्रेस करने का प्रयास किया है। जैसे हमने चालक लिया तो पूरे चालक में जितनी धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके कारण चारों ओर एक साथ हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के बजाय आसानी से ये निकालने के लिए करेंगे कि एक छोटा सा उसका भाग ले लें। अब उसको हिंदी में अगर कहें कि तो छोटा सा भाग, तो उसको कहते हैं अल्पांश, अल्पधन अंश। अगर हिंदी भी अपन लोग जानते हैं, लोग हिंदी पढ़ते हैं, तो अल्पधन अंश में अल्पांश ये क्या है? आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। तो अल्पांश का मतलब होता है उस चालक का छोटा सा भाग, उसको अल्पांश कहते हैं। तो अल्प अंश है तो पूरी लंबाई न लेके वो छोटी सी लंबाई को अपन क्या मान लेते हैं? डीएल मान लेते हैं। तो एक अल्पांश हमने ये इस तरह से ए बी डीएल लंबाई का निकाला, और यहां से जो पी पॉइंट की पोजीशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए 2 चीजें हम देखेंगे, सदिश राशि भी और अदिश राशि भी। तो दिशा को हमने कहा कि ये जो पी पॉइंट है वो बी से आर दूरी पर तो है ही, और साथ साथ इसकी जो चालक की लंबाई है, जैसे ये एल लंबाई के चालक है, तो इस लंबाई में जो हमने अल्पांश लिया है उससे ये थीटा दिशा बनाता हुआ है ना। तो ये एक चित्रण हो गया कि जो बेस है आपका, कैसे हम बायो-सेवर्ट नियम को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये पहले चित्र बना लेना चाहिए। अब ये लिखने की बात नहीं है, ये पूरा चित्रीय ये निरूपण है आपका। अब आपको लिखना क्या है कि बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार, तो पहले चित्र अपन बना लिए, चित्र को समझ लिए। अब आपको आंसर करना है, तो चित्र के बाद आपको आंसर करना है कि बायो-सेवर्ट नियम यह बताता है कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। अब आपका चित्र बना है। नंबर 1, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो आपने पी पॉइंट दिखाया है यहां, तो आप कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। नंबर 1 पहला नियम ये, मतलब बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार पहला पॉइंट आप क्या बताएंगे कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, अर्थात dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहां फिर मैं आपको बता दूं कि ये dV क्या निरूपित करता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निरूपित करता है। अब आपको एक चीज यहां ये बतानी जरूरी है, हो सकता है आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो पहले समझ में आ गया हो, लेकिन मैं फिर बताऊंगा कि आपने कहा कि ये पूरे चालक में हमने करंट फ्लो की है, और उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को मापन करने के लिए आप क्या करते हैं? उस चालक का एक छोटा सा अंश लेते हैं, जिसकी लंबाई अपन क्या करते हैं? डीएल लेते हैं, राइट। तो डीएल यानी एक अल्प अंश, छोटा सा अंश है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को जो हम पूरे चालक के सापेक्ष ज्ञात करने वाले हैं, उसको अगर हम कहें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है, तो इस छोटे से अंश के कारण, जिसकी लंबाई आपने डीएल माना है, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निरूपण भी हम बी से ना करके कैसे करते हैं? डीबी से करते हैं। यानी अल्प भाग के कारण जो तीव्रता का मान भी है उसको हम उस पूरी तीव्रता का एक अल्प अंश ही मानते हैं, तो उसको हम डीबी से एक्सप्रेस करते हैं, डिनोट करते हैं। ये चीजें भी हैं बड़ी छोटी, लेकिन आपको यही क्लियर करते जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी आप इसमें एंट्री कर रहे हैं चुंबकीय प्रभाव में। तो ये चीज, तो पहला आपने पॉइंट क्या लिखा कि डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, राइट। दूसरा, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस चालक की अल्पांश की लंबाई के भी समानुपाती होती है, अर्थात dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डीएल। ये पूरा बच्चों परिभाषित रूप में भी लिखना चाहिए और इन मैथमेटिकल फॉर्म भी आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। आपको पूरे के पूरे 4 नंबर चाहिए। ठीक, तीसरा पॉइंट फिर अपन बताते हैं कि धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर चालक से निर्मित कोण की ज्या के समानुपाती होती है, अर्थात dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। कभी कभी डायरेक्ट लिख देते हैं कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता साइन थीटा के समानुपाती होती है, लेकिन फिर उसमें थीटा को बताना पड़ता है कि जहां थीटा उस चालक के अल्पांश और बिंदु P के बीच निर्मित कोण है, ऐसा आपको बताना पड़ता है। जो आपको सरल लगे उसी भाषा में लिख लीजिए, राइट। तो ये तीसरा पॉइंट हो जाता है। अब चौथी बात हम बताते हैं कि धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इस तरह से तो ये चारों पॉइंट्स बच्चों आप पहले बढ़िया डिफाइन कर देते हैं और उसको पॉइंट वाइज यहां पर लिख देते हैं। ठीक, अब ये जो है आपका कंप्लीट आंसर नहीं है, आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। जानते हैं जब भी किसी नियम की बात आती है, सिद्धांत की बात आती है, तो हमें ये लिखना चाहिए कि इस तरह से ये इसका फाइनल जो रिजल्टेंट रूप है। तो ये जो 4 चीजें आई उनको आप कंबाइन करके लिख दीजिए। तो यहां लिखते हैं इस प्रकार संयुक्त रूप में अल्पांश dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r²। सबको मिला दिया। यहां आपको फिर मैं ये बात बताना चाहूंगा कि ये I है, dl है, sin थीटा है, तो ये dv के साथ ऊपर है, मतलब अगर इसको ऐसे देखें तो dv के साथ है, मतलब जब इनका मान अधिक होगा तो dv का मान अधिक होगा। ये एक एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपने कहा कि यदि किसी चालक के अल्पांश पर हम 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, अगर हम धारा का मान 2 गुना कर दें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना बढ़ जाएगा, आधा कर दें तो कितना बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या उस टाइप का खाली स्थान में दे दे, सही गलत में दे दे। तो इस तरह की चीजें, अल्पांश की लंबाई 2 गुनी कर दें, आधी कर दें, 1/4 कर दें, 4 गुनी कर दें तो क्या हो जाएगा, इस टाइप का। यदि थीटा का मान, अभी थीटा का मान भी अपन देखेंगे कैसे होता है। यदि ये जो P है वो चालक के अक्ष पर ले तो क्या होगा, अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए लेंगे तो क्या होगा, थीटा का मान कैसे बढ़ता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। ये तमाम चीजें वही मैं कह रहा था कि आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, एक एक चीजें अपन यहां क्लियर करने वाले हैं। तो अभी इसका फाइनल रूप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं, फिर उन छोटी छोटी बातों पर अपन आनंद उड़ाएंगे, है ना। ये dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r²। ये जो है बायो-सेवर्ट नियम का ये संयुक्त रूप है। अब इसको हम आगे थोड़ा सा ले चलते हैं। जैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी प्रोपोर्शनल सिग्नल है। अपन देखते हैं कोई भी सिद्धांत और नियम की बात करते हैं तो प्रोपोर्शनल सिग्नल को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेते हैं। यहां भी ऐसा ही करेंगे। तो अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनल साइन हम लेते हैं और उसको इस तरह से लिखते हैं कि या dv इज इक्वल टू k, वही k एक प्रोपोर्शनल साइन ले लेंगे तो वो हो जाता है k इंटू I dl sin थीटा अपॉन r²। और यहां लिखते हैं जहां k एक अनुपातिक नियतांक है, इसका मान मापन की पद्धति और चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये हमें लिखना चाहिए यहां। अब वो k का मान जो है आमतौर पर हम SI पद्धति में मापन करते हैं, तो यहां भी लिखेंगे कि k का मान SI पद्धति में वायु या निर्वात माध्यम के लिए μ0/4π होता है। तो इस तरह से लिख दिए। अतः dv इज इक्वल टू μ0/4π इंटू I dl sin थीटा अपॉन r²। जहां ये भी यहां आपको बताना चाहिए, जहां μ0 उस चालक की चुंबकनशीलता है,
बच्चों चाहे वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हो किसी कंडक्टर की, चाहे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, चाहे वो ऊष्मीय गुण हो उसका, ये एक मतलब उसकी प्रवृत्ति को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस करने के लिए एक कांस्टेंट हम लेते हैं। यहां पर जो म्यू जीरो कांस्टेंट है वो चालक की चुंबकनशीलता को बताता है, और इसका जो मान है बच्चों, मतलब जो म्यू जीरो की वैल्यू होती है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, और इसलिए यहाँ म्यू जीरो अपान 4 पाई को हम एसआई यूनिट में वायु या निर्वात के लिए सीधे लिख लेते हैं। म्यू जीरो अपान 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7, तो यह आ जाता है आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहां लिख देते हैं टेस्ला। ठीक, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रा का अपन लिख दिया। तो इस तरह से बायो-सेवर्ट नियम से dv इज इक्वल टू आ जाता है 10⁻⁻7 आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यही बायो-सेवर्ट नियम है। अब मान लीजिए आपको ये प्रश्न में दिया हुआ है कि इस आधार पर या बायो-सेवर्ट नियम के आधार पर 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तब कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये इतनी सरल सी चीज ऐसा लगता है कि कोई अतिरिक्त प्रश्न है, और वो बच्चे इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते और 1 नंबर उनका माइनस हो जाता है। मैं तो कहूंगा इट इज वेरी सिंपल, इसको भी आप इत्मीनान से देख लीजिए। इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ एक कर दीजिए, सब कुछ एक कर दीजिए तो यूनिटी स्ट्रेंथ है ना, आपको 1 एम्पियर की धारा मिल जानी है। कैसे? अब 1 एम्पियर की धारा को आपको परिभाषित करना है। बायो-सेवर्ट का नियम आपके पास है, dv इज इक्वल टू 10⁻⁻7 आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। राइट, अब इसमें देखिए इधर dv है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, टेस्ला इसका मात्रक है, यहां 10⁻⁷ है। आई को आपको 1 एम्पियर प्राप्त करना है, आई को आपको 1 एम्पियर प्राप्त करना है, यानी इन सबको मिला करके आपको अगर 1 मिल जाए, R इज इक्वल टू 1, तो वो क्या कहलाएगा, धारा का परिमाण जब 1 एम्पियर हो जाएगा तो आप कह देंगे कि इसे ही 1 एम्पियर कहते हैं। अब आइए देखिए इसके लिए क्या जुगाड़मेंट हमको करना है, इस पर चर्चा करते हैं। बच्चों इसके लिए करते क्या है कि dv इज इक्वल टू 10⁻⁷ आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर में देखिए क्या क्या करते हैं। dl क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, अल्पांश है वो, तो अल्पांश हो चाहे बड़ा अंश हो, लेंथ है वो, तो लेंथ की यूनिट एसआई यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड में मीटर होती है। तो इसको आप इकाई मान लें, मतलब इकाई लंबाई का अल्पांश है, तो इकाई लंबाई को क्या कहेंगे, 1 मीटर कहेंगे। यानी यदि इस बायो-सेवर्ट नियम समीकरण 1 में dl इज इक्वल टू 1 मीटर ले लें, अब साइन थीटा को 1 कैसे कहेंगे, तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये हमको पता है कि साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है। इसको दूसरे रूप में भी देखेंगे, लेकिन अभी की जरूरत ये है तो केवल इतना समझें कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब दोनों चीजें एक हो गई, ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, बचे कौन सा, ये बचे आर मतलब अल्पांश से वह बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है वो कितनी दूर है, वो भी लेंथ आ गया ना बच्चों। फिर ये लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो मीटर होता है, तो फिर आर इज इक्वल टू भी अपन 1 मीटर जब रख देंगे, आर इज इक्वल टू 1 मीटर या आर स्क्वायर इज इक्वल टू भी 1 मीटर, तो आप देखिए ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो सब 1 हो गए, ये बचा 10⁻⁷। अब यहां बचे ये साहब 10⁻⁷। इस 10⁻⁷ की सेवा करने के लिए आप क्या करिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में डीवी महाराज है ना, इनको भी 10⁻⁷ कर दीजिए। आप देखेंगे कि 10⁻⁷ लेफ्ट साइड से और 10⁻⁷ राइट हैंड साइड से जब दोनों कट जाएंगे तो बॉस आपका क्या बचेगा, एम्पियर, धारा कितनी बचेगी, 1। तो ये आप लिख लेते हैं कि बायो-सेवर्ट नियम में यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी इसके कारण r इज इक्वल टू 1 मीटर, dv इज इक्वल टू 10⁻⁷ टेस्ला लिख लिया, आ गया ना इसका उद्धार करने के लिए, और dl इज इक्वल टू 1 मीटर। तो इस तरह से ये समीकरण आपका दिखने लगता है 10⁻⁷ इज इक्वल टू दिस थिंग, और ये सब
ठीक है, सेवा आपने पूरी कर दी, तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर चला गया। इसे ही 1 एम्पियर धारा कहते हैं। कभी कभी तो आपको कहता है कि ज्ञात कीजिए की जगह कहा कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, तो वेरी सिंपल, जो जो एक है तो आप उसको परिभाषित रूप में कह दीजिए। अर्थात यदि किसी चालक के एकांक अल्पांश में, यदि किसी चालक के एकांक अल्पांश में विद्युत धारा प्रवाहित करें और उस अल्पांश से लंबवत 1 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु हो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो, 10⁻⁷ टेस्ला हो, तो चालक में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है, या इसे ही 1 एम्पियर की धारा कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको 4 नंबर कंप्लीट लेने के लिए ये पूरी चीज लिखनी पड़ती है। ये अभी मैं कह रहा था कि वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, इसमें एक छोटी सी चीज और आपको सुनना है, वो ये, इस थीटा का क्या रोल है, थीटा क्या मजेदार चीज बताता है। देखिए ये थीटा जो है 0 से 90 डिग्री तक अपन अगर बढ़े, थोड़ी सी यहां पर इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बायो-सेवर्ट लॉ कहते हैं, बायो-सेवर्ट नियम की महत्वपूर्ण विशेषता कहते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 की क्या हैसियत है, या थीटा इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है। आप इसको ऐसा समझिए कि यदि चालक के अक्ष में ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तब ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और जब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो इस डीवी का तो हट्ठा ही बैठ जाता है, मतलब डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नंबर 1, तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है। आपसे पूछा जा सकता है कि यदि किसी चालक के अक्ष पर ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है, न्यूनतम होती है, ऐसा कह सकते हैं। और दूसरा, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी यदि वह बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर रहे हैं वो कितना कहां होता है, लंबवत होता है, चालक के अक्ष पर लंबवत होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम हो जाती है, तो वो कितनी हो जाती है, μ0/4 पाई इंटू IdL/r² हो जाती है। इसे ऐसा भी कह सकते हैं 10⁻⁻7 इंटू IdL/r²। तो इस महत्वपूर्ण विशेषता को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है बच्चों आपका धारा के चुंबकीय प्रभाव का पहला वीडियो, और वो प्रश्न के रूप में कि बायो-सेवर्ट नियम क्या है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए, या बायो-सेवर्ट नियम के आधार पर आप 1 एम्पियर धारा को परिभाषित कीजिए। तो इस तरह से ये आपका वीडियो होता है। धन्यवाद। अगले वीडियो देखने के लिए, अगले कॉन्सेप्ट फिजिक्स के समझने के लिए बने रहिए द्विवेदी फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।